अब एक और क्षेत्र जो शिक्षा का है और जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वो है चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा क्षेत्र में जीवन विज्ञान कैसे उपयोगी करता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। महान चिंतक एवं लेखक डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, टू प्रिजर्व हेल्थ is a moral or religious duty, for health is the basis of all social virtues. We can no longer be useful when we are not well. मतलब स्वस्थता को बनाए रखना सभी का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ स्वास्थ्य ही सामाजिक सद्गुणों का आधार है। अस्वस्थ व्यक्ति में अस्वस्थ होने पर वो समाज के उपयोगी नहीं रह पाते। संस्कृत में भी कहा गया है, शरीर माग्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात स्वस्थ बनाए रखना, स्वयं को स्वस्थ रखना व्यक्ति के निजी और पारिवारिक हित में है, वह समाज और देश के लिए भी लाभदायक। इसीलिए जब से मनुष्य का सभ्य समाज के रूप में विकास हुआ है, चिकित्सक लगातार इस कोशिश में है कि अधिक से अधिक प्रभावकारी शिक्षा पद्धतियों और औषधियों की खोज की जाए, जिनसे व्यक्ति को लंबे समय तक निरोगी रखा जा सके। और इसके परिणाम भी मिले हैं। हम देखते हैं बहुत सारी महामारियां आती थी, हजारों लाखों लोग उनसे ग्रसित होकर के काल में समा जाते थे। उन महामारियों से होने वाले नुकसान कम हुआ है। व्यक्ति की औसत आयु बढ़ी है, ठीक है, अनेक प्रकार की व्यवस्था जनित पर्यावरण जनित बीमारियां आ गई हैं, परंतु उनके निदान भी हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रोग जिन्हें होने के बाद मृत्यु को निश्चित मान लिया जाता था, उनके जैसे कैंसर और टीबी, इनके इलाज भी होने लगे और व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। इसलिए पुरान काल से अभी तक शरीर के अनेकों रोगों और विकारों को दूर करने के लिए चिकित्सा की अनेक पद्धतियों का निर्माण हुआ है, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, शियात्सु, होम्योपैथी, एलोपैथी, तंत्र मंत्र, अनेक चिकित्सा पद्धतियां विकसित हुई। चिकित्सा एक बहुत बड़ा विज्ञान, इस विज्ञान का लाभ करोड़ों अरबों लोग उठा रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ ही इस विज्ञान का विशिष्ट महत्व है। और आश्चर्य इस बात का है कि चिकित्सा की इतनी नई नई विधियों के बाद, इतने नियंत्रण के बाद, पूरे विश्व को व्याधि मुक्त बनाना है, इस महान प्रण के बाद भी मनुष्य का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। कुछ चीजें तो ठीक हुई हैं, परंतु उतनी ही कुछ अन्य चीजें खराब हो गई। और इनके बहुत से कारण हैं। आइए हम उन कारणों पर चर्चा करें। कुछ लोग ये मानते हैं कि रोग का सबसे बड़ा कारण तनाव है। मस्तिष्क में तनाव, मन में तनाव, स्नायुओं में तनाव, मांसपेशियों में तनाव, और इसी में व्यक्ति उलझा रहता है। इससे नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। कुछ योगाचार्यों के अनुसार मनुष्य का शरीर केवल भौतिक पदार्थों का जोड़ नहीं है, वो हड्डी, मांस, अस्थि, मज्जा, इनका एक जोड़ नहीं है, बल्कि इसकी जीवंतता का मुख्य कारण इसकी आत्म शक्ति है, आत्म प्रदेश है, आत्मा है, जिनका सारे कारण प्राण शक्ति और मन की शक्ति के आधार पर चलता है। इसलिए शरीर के सुसंचालन के लिए जो मुख्य घटक हैं, वो है आत्मिक शक्ति, प्राण शक्ति और मन शक्ति। इन तीनों के सहयोग से ही क्रियाशीलता और सुव्यवस्था बनती है। इनके असंतुलन से ही शरीर विकृत होता है और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर के आत्मा का शरीर से संबंध विच्छेद होने तक मृत्यु हो जाती है। मन से संबंध विच्छेद होने पर पागलपन हो जाता है।
आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्दों में, अध्यात्म की भूमिका पर खड़े होकर यदि चिंतन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि बीमारी का मूल है कषाय। कषाय जो आत्मा को कसे, उत्तेजना, अहंकार, वंचना, तृष्णा, ये सब ऐसे मनोभाव हैं जो मन के भीतरी परतों के रहकर भी अपना काम करते रहते हैं। वस्तुतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि चिकित्सा जगत में आज कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां तो विकसित हुई, पर बीमारियां भी नित नई बढ़ती जाती। एक बीमारी का इलाज होता तो उससे संबंधित अनेकों रोग मनुष्य के शरीर में आने लगते, और इसका मूल कारण है कि चिकित्सक बीमारियों की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। हमें उसकी जड़ पर, उसके मूल पर पहुंचना पड़ेगा। जब तक जड़ में नहीं पीछे पहुंचेंगे, ऊपर के पत्तों को सुधारने से वो वृक्ष कभी सुधर नहीं सकता जब तक उसकी जड़ों को मजबूत पुष्ट ना किया। अब चिकित्सा के क्षेत्र में जीवन विज्ञान की क्या उपयोगिता है? चिकित्सा क्षेत्र में जीवन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपयोग। जीवन विज्ञान स्वास्थ्य के संबंधित समस्याओं को समझने, कारणों का पता लगाने और उनका निराकरण करने में सहायक होता है। स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जीवन विज्ञान में प्रायोगिक अभ्यास कराया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर व्यवहार को बदलने और समझने की क्षमता होती है। जीवन विज्ञान के प्रयोगों द्वारा व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं को जागृत किया जाता है। वह अपनी दमित भावनाओं और व्यवहार के प्रति जागरूक होता है, जो कि बीमारी को ना होने देने का एक बड़ा कारण बन जाता है। शारीरिक चिकित्सा। जीवन विज्ञान के दो पक्ष हैं, एक सैद्धांतिक और प्रायोगिक, जो कि हम शुरू से, प्रारंभ से कहते चले आ रहे। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत अणुव्रत और प्रायोगिक पक्ष, एक्सपेरिमेंटल पक्ष के अंदर प्रेक्षा ध्यान सम्मिलित है। प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र बताए हैं: भाव क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मिताहार और मित भाषा। यह पांचों ही शारीरिक चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाव क्रिया की। भाव क्रिया है वर्तमान क्षण की प्रेक्षा। कितनी सुंदर बात है कि किसी एक विशेष क्षण जिसमें हम हैं, उस समय हमारी प्रेक्षा का क्या प्रकार है। वर्तमान को जाना और वर्तमान में जीना और उसको जानना ही भाव क्रिया है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिस कार्य में लगे हुए हैं उसी में दत्त चित्त बने रहना भाव क्रिया है। यांत्रिक जीवन जीना, काल्पनिक जीवन जीना, कल्पना लोक में उड़ान भरते हुए कार्य करना द्रव्य क्रिया। इससे शक्ति का अपव्यय होता है, रोगों को निमंत्रण दिया जाता है। इसलिए व्यक्ति को द्रव्य क्रिया से व्रत होकर के भाव क्रिया की ओर उद्यत होना चाहिए, जो जीवन विज्ञान का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, योग है। प्रतिक्रिया वृत्ति, क्रिया करना, प्रतिक्रिया ना करना। आज हम रिएक्शन ज्यादा करते हैं, एक्शन कम करते हैं। मनुष्य प्रतिक्रिया का जीवन जीने लगा है, रिएक्शन का, दूसरों को कहने का, अपनी बातों को काटने का, हर एक के प्रति रिएक्टिव रिएक्टिव रिएक्टिव, एक्शन नहीं, रिएक्शन। वह बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर के कार्य करने लगता है। इस प्रतिक्रिया से बचना चाहिए तथा क्रिया की ओर, एक्शन की ओर बढ़ना चाहिए। रिएक्शनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैत्री, हमारा व्यवहार मित्रता से ओत-प्रोत होना चाहिए। मैत्री की भावना का पूर्ण विकास होना चाहिए। मैत्रीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इस उपसंपदा को स्वीकार करने का अर्थ है अपने जीवन में करुणा का विकास करना। मैत्री कब बनी रहेगी? जब जीवन में करुणा आएगी। प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति होना, सबके प्रति दया का भाव रखना,
परीक्षा ध्यान की उस उपसंपदा को स्वीकार कर व्यक्ति अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस कर सकता है। जिसके मन में दया होती है, जिसके मन में प्रेम होती है, वो व्यक्ति आनंद से अपने कार्यों को करता है। मिताहार का अर्थ है आहार का अल्प उपयोग, कम खाना। भोजन का प्रभाव केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं होता, परंतु ध्यान और चेतना पर भी होता है। आदमी आज बहुत खाता है, बार बार खाता है। अनावश्यक भोजन विकृति को पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भोग विकृति की ओर ले जाता है और त्याग भक्ति की ओर ले जा सकता है, अनासक्ति की ओर ले जाता है, आनंद की ओर ले जाता है। भोगों से कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती, विकृति की प्राप्ति होती है। वहीं त्याग से, भोगों की वृत्ति को दूर रहने से आनंद की प्राप्ति। तो अनावश्यक भोजन विकृति पैदा करता है और मिताहार के द्वारा भी शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। अब इसके बाद आता है मित भाषण। मित भाषण का मतलब कम बोलना, जितना आवश्यक हो उतना बोलना। लोग बड़ा अनर्गल प्रलाप करते हैं और उसमें ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो स्वयं को भी कष्ट पहुंचाती हैं और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाती। हम समाज में रहते हैं, ये ठीक है, बोलना तो बहुत जरूरी है, परंतु अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। अनावश्यक बातों को नहीं बोलना चाहिए। जो बातें उचित नहीं उन्हें नहीं कहना चाहिए। अनावश्यक बोलने से शक्ति का अपव्यय होता है। मित भाषण से शक्ति का संचय होता है। कम बोलने से, जितना आवश्यक उतना बोलने से आदमी की शक्ति बढ़ती है, मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। मानसिक चिकित्सा। शरीर तो स्थूल है, शरीर तो विराट है, इसलिए दिखाई देता है, परंतु मन सूक्ष्म है, अदृश्य है। मन दिखाई नहीं देता, उसे उसके कार्य से जाना जाता है। वह इंद्रियों का संचालक है। मन के द्वारा ही जो पंचेंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, उनका संचालन होता है। मन हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना भी हमारा दायित्व है। और मानसिक स्वास्थ्य की 4 कसौटियां हैं। वह है सहिष्णुता, कृति, स्मृति और बुद्धि। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मन के बल को बनाए रखने के बहुत जरूरी है। सभी जानते हैं ना, 3 प्रकार के बल होते हैं, वचन और कार्य। तो उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। और मन को बनाए रखने के लिए सबको स्वस्थ रखना चाहिए। निरंतर स्मृति, चिंतन और कल्पना करने से भी मन बीमार हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जीवन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। उनमें सबसे पहले है महाप्राण ध्वनि, जो हमारे मस्तिष्क के ज्ञान के तंतुओं को, हमारे मस्तिष्क के अवयवों को, उनके प्रकोष्ठों को शक्तिशाली बनाती है। महाप्राण ध्वनि के प्रयोग से ना कल्पना शेष रहती है, ना चिंतन शेष रहता है, मन खाली हो जाता है। मन खाली होने का मतलब किसी भी वृत्ति का त्याग हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो ये प्रयोग है महाप्राण ध्वनि, चूंकि ध्वनि का अपना विज्ञान है, इसकी तरंगे जो निर्मित होती हैं वो मस्तिष्क और मन को प्रभावित करती हैं और उसको स्वस्थ रख देती हैं। और उसके कंपन से मस्तिष्क एक तनाव से मुक्त होने की तरफ बढ़ने लगता है। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। हमारी इंद्रियां मन की दुर्बलता को बढ़ाती है। निरंतर उपयोग, उपभोग की उनकी एक भावना रहती है। ये मन को विषयों की ओर ले जाती हैं, ये मन को संसार की ओर ले जाती हैं, मन को मेटेरियलिस्टिक बनाती। हमें एक बार बाह्य जगत से अपना संपर्क काट दें, हमारे आसपास कुछ नहीं है, हम अकेले हैं, हम अपनी इंद्रियों को विश्राम दे दें, अपने आप को आत्मसात कर लें, अपने अंतस में समा जाएं, तो मन का अपने आप विश्राम हो जाता है। वरना मन तो चंचल है, निरंतर गति करता रहता है।
मन को विश्राम देने के लिए स्वयं को शांत करना अत्यंत आवश्यक। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग मन को बाह्य जगत से काट करके आत्म में लीन कर देता है, और जब आत्म में लीन कर देता है तो मन को विश्राम मिलता है और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। लेश्या ध्यान, ये एक प्रकार का प्रयोग है। सफेद व हरे रंग का ध्यान, हरा रंग अंतर्मुखी बनाने वाला है, वह विजातीय तत्वों को दूर करता है। दर्शन केंद्र पर हरे रंग के, आपने देखा होगा बहुत सारे दर्शन केंद्र पर रंग बने रहते हैं, उसमें हरे रंग पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति का मन शांत होता है। और ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो रंगों पर अपने ध्यान को केंद्रित करके, इसको लेश्य ध्यान कह करके अपने आप को एकाग्र किया जा सकता है, कंसंट्रेट किया जा सकता है, चित्त को स्थिर किया जा सकता है, चित्त को अनुकूल बनाया जा सकता है, संवेगों पे नियंत्रण किया जा सकता है, आवेगों का, उद्दंडता का, उच्छलता का विनाश किया जा सकता है। इसके बाद है निर्विचारिता। निर्विचारिता का अर्थ है विचारों से मुक्त है। हमारे मस्तिष्क में हजारों लाखों विचार निरंतर उथल पुथल मचाते रहते। जो व्यक्ति अपने मन को विचारों से खाली रखता है उसका विकास हो जाता है। इसलिए निर्विचारिता बहुत मुश्किल है पर आवश्यक है। निर्विचारिता का जितना जितना प्रयोग होगा मन उतना उतना सहयोग स्वस्थ रहेगा, और यही जीवन विज्ञान का एक योग है। दीर्घ श्वास, जो व्यक्ति दीर्घ श्वास प्रेक्षा का उपयोग करता है वह मन को खाली रखता है। केवल सांस जाती है, सांस जाती है, सांस आती है। शरीर भिन्न हो जाता है, विचार भिन्न हो जाते हैं, संसार भिन्न हो जाता है। व्यक्ति केवल इस ओर केंद्रित हो जाता है कि एक सांस ली जा रही है, सांस छोड़ी जा रही है। बाकी जीवन के चक्र से, शरीर के चक्र से कोई निर्लिप्तता नहीं रह जाती, और एकाग्रता इसके लिए सबसे बड़ा टॉनिक है। और जो व्यक्ति इसको कर पाता है वे अपने शरीर को खाली करने लगता है, अपने मस्तिष्क को खाली करने लगता है। मस्तिष्क को खाली करने के कारण मन को विश्राम मिलता है, और विश्राम मिलने के कारण उसके सम्यक व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। अब है भावनात्मक चिकित्सा। अभी हमने शारीरिक शिक्षा की बात करी, मानसिक शिक्षा की बात करी, अब है मानसिक चिकित्सा की बात करी, शारीरिक चिकित्सा की बात करी, अब हम बात करते हैं भावनात्मक चिकित्सा की। शरीर एवं बाह्य मन में, बाह्य जगत में अव्यक्त होने वाला तत्व है। भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे अंतर जगत का प्रश्न है। शरीर और मन से बाह्य जगत प्रभावित होता है, पर भावनात्मक चिकित्सा से हमारे अंतस का इलाज होता है, उसकी चिकित्सा। जगत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी अभिव्यक्ति को हम जानते हैं, उनके मूल में है, और उसे हम बहुत कम जानते हैं। मूल है भाव। भाव सकारात्मक है या नकारात्मक, ये दो प्रकार। सकारात्मक भाव समता, विनम्रता, ऋजुता आदि मन और शरीर दोनों को स्वस्थ बनाता है। वहीं नकारात्मक भाव घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, माया मन और शरीर दोनों को अस्वस्थ बनाता है। भाव का परिष्कार अपने स्वास्थ्य का परिष्कार है, और भाव जगत अंतर का जगत है। इसलिए इसे स्वस्थ बनाने के लिए जीवन विज्ञान के प्रयोग निर्दिष्ट किए गए। पहला है अंतर्दृष्टि का प्रयोग। दर्शन केंद्र पर जाकर ध्यान करने से अंतर्दृष्टि जागृत होती है। जब अंतर्दृष्टि जागृत होती है तो भाव जगत के संघर्ष में विजय प्राप्त। दूसरा है शांति केंद्र पर ध्यान। एक महत्वपूर्ण केंद्र है शांति केंद्र। इस केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से हमारी भाव्य धारा परिष्कृत होती है, क्योंकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का संगम बिंदु है हाइपोथैलेमस। शांति केंद्र पर ध्यान करने से हाइपोथैलेमस सक्रिय हो जाता है,
जिससे भाव धारा के परिष्कार में सहायता मिलती। उपयोग प्रयोग चिकित्सा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इन प्रयोगों को करने से हम चिकित्सा में जीवन विज्ञान के उपयोगों से, चाहे वो शारीरिक चिकित्सा हो, चाहे वो मानसिक चिकित्सा हो, चाहे वो भाव चिकित्सा हो, इन चिकित्सा को प्रयोग करके शरीर, मन और भावों को स्वस्थ रख सकते हैं और इनको स्वस्थ रखने से ही उस व्यक्ति की कार्य क्षमताओं का विकास हो सकता है। स्वस्थ रखने से ही व्यक्ति सही कार्य को करने लगता है, उसकी क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, उसके कार्य करने में वृद्धि होती जाती है, वो धीर गंभीर और रिजल्टों को देने वाला बनता जाता है। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, जब व्यक्ति के मन स्वस्थ होंगे, जब व्यक्ति का भाव स्वस्थ होगा, तो इन तीनों स्वस्थ स्थितियों का समन्वय व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाने में अपना महत्वपूर्ण भाव प्रकट करेगा। इसलिए चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ जीवन विज्ञान के प्रयोगों का प्रयोग भी व्यक्ति के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, चाहे वो शारीरिक स्वस्थता हो, चाहे वो मानसिक स्वस्थता हो, चाहे भावनात्मक स्वस्थता हो, अत्यधिक आवश्यक है।